फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पिछली क्लास में हमारा ठोस अवस्था चैप्टर फिनिश हो गया था। अब आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अब एक तो पहले क्वेश्चन तो हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें यौगिक के सूत्र का पता लगवा रहा है। इसके लिए हमें अवयवीकरणों की संख्या पता होनी चाहिए। कोने पर कितने अवयवीकरण होते हैं हमने पढ़ा है 1/8, फलक पर 1/2। इसी तरह घन के केंद्र में अंतः केंद्र में अवयवीकरणों की संख्या कितनी होती है 1। इसके अलावा चतुष्फलक की रिक्तिकाओं की संख्या और अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या का हमने पढ़ा था कि गोलों की संख्या से दोगुनी होती है चतुष्फलक की रिक्तिकाएं और गोलों की संख्या के बराबर होती है अष्टफल की रिक्तिकाएं। तो इन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखें हम, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक यौगिक A व B दो तत्वों के क्रिस्टलीकरण से घनीय संरचना बनाता है। A घन के कोनों पर स्थित है और B प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। तो यौगिक का सूत्र लिखिए। क्लियर? हम यहां यौगिक का मूलानुपाती सूत्र पता लगाएंगे। इसके लिए हमें इसमें उपस्थित जो तत्व हैं उनकी संख्या को पता लगाना है और फिर उनका अनुपात पता लगाना है। जैसे यहाँ ये कह रहा है कि A कहाँ पर स्थित है घन के कोनों पर, तो कोनों पर A की संख्या कितनी होगी। B कहाँ पर स्थित है फलक पर, तो फलकों पर B की संख्या कितनी होगी। A सभी कोनों पर स्थित है। अब कोनों पर स्थित है इसका मतलब एक कोने पर अवयवीकरण कितने होते हैं, अवयवीकरणों का हिस्सा कितना होता है एक कोने पर 1/8। कोने पर कितना होता है 1/8 और कोनों की संख्या कितनी है 8। इसका मतलब A की संख्या कितनी हो जाएगी 1/8 × 8 = 1। ये किसकी संख्या हो गई A की। अब B कहां पर स्थित है फलक पर, तो B सभी फलकों पर स्थित है। और एक फलक पर अवयवीकरण का कितना हिस्सा होता है, फलक पर अवयवीकरण का कितना हिस्सा होता है 1/2 और सभी फलकों की संख्या कितनी होती है 6। तो B की संख्या कितनी हो जाएगी, घन में कितनी फलक होती है 6 और एक फलक पर कितना हिस्सा आता है उसका 1/2 × 6 कितने हो गए 3। अर्थात A की संख्या 1 है, B की संख्या 3 है। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र A/B मतलब 1/3। A की संख्या 1, B की संख्या 3, तो सूत्र क्या हो गया A1B3 या हम कह सकते हैं AB3। A की संख्या 1 है, B की संख्या 3 है, इसका मतलब सूत्र क्या हो गया AB3। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे कोने पर अवयवीकरण होते हैं 1/8 और कोनों की संख्या कितनी है 8। तो कोनों से अवयवीकरणों की संख्या आ गई 1। फलक पर होते हैं 1/2, फलकों की कुल संख्या होती है घन में 6। तो घन फलकों पर गोलों की संख्या या अवयवीकरण की संख्या कितनी हो गई 3। इनका अनुपात याद करके हम सूत्र पता लगा लेंगे। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है जो भी यौगिक के सूत्र का ही पता लगवा रहा है। यहां पर भी हमें यौगिक के सूत्र को ही ज्ञात करना है।
इसमें एक यौगिक दो तत्वों M और N से बना है। तत्व N CCP संरचना बनाता है। CCP का मतलब घनीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। वह N परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिका के 1/3 भाग को अध्यासित करता है। तो यौगिक का सूत्र लिखो। अब हमें देखना है कि दो तत्व हैं M और N। M तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में स्थित है और N बनाता है CC की संरचना। अब N की संख्या हमें पता है तो N की संख्या पता चल जाएगी। क्यों? N की संख्या जितनी होगी चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या उससे कितनी होगी? 2 गुनी। हमने पढ़ा है चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या गोलों की संख्या या अवयवों की संख्या से कितनी होती है? 2 गुनी। यदि N की संख्या पता है तो चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या पता चल जाएगी। और चतुष्फलकीय रिक्तिका के 1/3 भाग में कौन उपस्थित है? M। इसका मतलब हमें M की संख्या पता चल जाएगी। कैसे? देखो, मान लेते हैं माना N जो CC की संरचना बना रहा है, N की संख्या हम मान लेते हैं X है, यानी X CCP के अणु मिलकर के, X CCP तत्व मिलकर के और CC की संरचना बना रहा है। M अब X बन रहा है तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं कितनी बनेंगी? चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या N की संख्या X है तो N से बनने वाली चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं कितनी हो जाएंगी? इसकी 2 गुनी। ठीक। अब N कहां पर स्थित है? चतुष्फलकीय रिक्तिका के 1/3 भाग में। N चतुष्फलकीय रिक्तिका के 1/3 भाग में स्थित है, यानी चतुष्फलकीय रिक्तिका का जो 1/3 भाग होगा वो किसकी संख्या के बराबर होगा? M की संख्या के बराबर होगा। M की संख्या कितनी हो जाएगी? चतुष्फलकीय रिक्तिका का 1/3 यानी 1/3 का मतलब क्या हो गया? 2x/3, यानी 2x/3 चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित है कौन? M। इसका मतलब N की संख्या हो गई 2x/3। क्लियर? N की संख्या x हो गई, N की संख्या 2x/3 हो गई। अब यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? यौगिक का सूत्र देखें हम, यौगिक का सूत्र पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी संख्या का अनुपात पता लगाना है। N अनुपात N। अब N कितना है? N की संख्या X अनुपात M की संख्या 2x/3 अनुपात N की संख्या कितनी है? X। क्लियर? तो X से X 2/3 अनुपात 1 और 2/3 अनुपात 1 का मतलब क्या होता है? 2/3। क्या हुआ इसका मतलब? 2/3। क्लियर? यानी M और N का अनुपात कितना है? 2/3। तो सूत्र क्या हो जाएगा यौगिक का? N 2 और N कितने हो गए? 3। N2 N3 ये आ जाएगा यौगिक का सूत्र। समझ में आ गया? बिल्कुल सरल है। जिसकी CCP संरचना, जो तत्व CCP संरचना बना रहा है उसकी संख्या तो कितनी है? X। और उससे बनने वाले चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या हो जाएगी 2x/3। M चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं,
मतलब n की संख्या हो जाएगी चतुष्फल की रिक्तिकाओं का जो एक तिहाई भाग है यानी 2x/3, दोनों की संख्या का अनुपात पता लगा लेंगे और हमें पता लग जाएगा यौगिक का सूत्र। क्लियर? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, उसको हम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले उनकी संख्या पता लगाएंगे और फिर उनका अनुपात पता लगा करके सूत्र याद करेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यौगिक HCP संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है? अब HCP संरचना बनाता है तो 0.5 मोल में कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है? यानी यहां अवयवी कणों की संख्या 0.5 मोल दे रखा है इसमें, 0.5 मोल। किसी यौगिक का कितना मोल दिया हुआ है? 0.5 मोल। अब 0.5 मोल में उसके अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? मोल हमने पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1 मोल में अवयवी कण की संख्या कितनी होती है? 6.02 गुणा 10 की घात 23 अवगात्रों संख्या के बराबर। 1 मोल में अवयवी कणों की संख्या 6.02 गुणा 10 की घात 23 होगी। यहाँ ये क्या कह रहा है कि यौगिक का कितना मोल है? 0.5। तो 0.5 मोल यौगिक है तो उसमें उसके अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0.5 मोल में अवयवी कण बराबर 6.02 गुणा 10 की घात 23। 1 मोल में इतने हैं तो 0.5 मोल के लिए हम क्या करेंगे? इसको 0.5 से गुणा कर देंगे। क्लियर? 0.5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.01 गुणा 10 की घात 23। अर्थात यौगिक के 0.5 मोल में अवयवी कणों की संख्या हो गई 3.01 गुणा 10 की घात 23। अब ये कह रहा है कि इसमें कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? अब रिक्तियां हमें पता है 2 तरह की होती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अब चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या तो इनकी संख्या से कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या इनकी संख्या की क्या हो जाएगी? बराबर। या हम कह सकते हैं कुल रिक्तियों की संख्या इनकी संख्या से कितना गुना होगी? 3 गुना। हमने पढ़ा है n गोले हैं तो चतुष्फल की रिक्तिकाएं 2n, अष्टफल की रिक्तिकाएं n और कुल रिक्तिकाएं होती हैं 3n के बराबर। तो कुल रिक्तिकाओं की संख्या पता लगाने के लिए इसको कितने से गुणा कर देंगे? हम 3 से गुणा कर देंगे। कुल रिक्तियों की संख्या बराबर 3 गुणा अवयवी कणों की संख्या, मतलब इस संख्या को 3 से गुणा करना है। तो 3 गुणा 3.01 गुणा 10 की घात 23 तो कितना आ जाएगा? 9.03 गुणा 10 की घात 23। ये आ जाएगी कुल रिक्तिकाएं। क्लियर? अगर हमें यहाँ अलग अलग पता लगाना है कि चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी तो हम इसको कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। ठीक? और अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या अगर पूछता है तो वो उतनी ही होगी जितनी अवयवी कणों की संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अशुद्धता त्रुटि पढ़ी है उस पर आधारित है। NaCl में अशुद्धता त्रुटि या अशुद्धता दोष उत्पन्न करने के लिए हमने SrCl2 की अशुद्धि मिलाई थी और हमने वहां पढ़ा था कि जब SrCl2 Na+ को प्रतिस्थापित करता है तो एक Sr+2 आयन एक रिक्तिका का निर्माण करता है। ठीक है? यानी जितने Sr+2 आयन Na+ को प्रतिस्थापित करते हैं उतनी ही रिक्तिकाओं का क्या होता है? निर्माण। Na+ की उतनी ही रिक्तिकाएं बन जाती हैं। अब क्वेश्चन उसी पे आ रहा है, देखो क्या है कि NaCl को SrCl2 के 10 की घात -3 मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धनायन की रिक्तिकाओं का सांद्रण क्या होगा?
NaCl में कितनी SrCl2 की अशुद्धियां मिलाई जा रही है? 10 की घात माइनस 3 मोल प्रतिशत। 10 की घात माइनस 3 मोल प्रतिशत, यानी 100 में इतनी मिलाई जा रही है, प्रतिशत से डोपित किया जाता है। तो धनायन रिक्तिकाओं का साधन क्या होगा? तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ SrCl2 की संख्या पता लगाएंगे। SrCl2 की संख्या पता लगा लेंगे और SrCl2 की संख्या से हमें पता चल जाएगा Sr+2 की संख्या। और जितने Sr+2 आयन बनेंगे इसका मतलब उतने ही Na+ का प्रतिस्थापन होगा, और जितने Na+ का प्रतिस्थापन होगा इसका मतलब उतनी ही धनायन क्या बन जाएंगी, रिक्तिकाएं बन जाएंगी। तो यहाँ देखो 10 की घात माइनस 3 मोल प्रतिशत का मतलब SrCl2 की संख्या कितनी होगी? SrCl2 की संख्या 10 की घात माइनस 3 मोल प्रतिशत में कितने SrCl2 हो जाएंगे? 10 की घात माइनस 3 मोल प्रतिशत से क्या तात्पर्य हुआ? 10 की घात माइनस 3 प्रतिशत का मतलब 100। इसका मतलब क्या हुआ? 10 की घात माइनस 5 मोल। क्लियर? SrCl2 के मोल पता लगा रहे हैं पहले हम। पहले तो मोल पता लगा SrCl2 के मोल। ठीक है, SrCl2 के मोल 10 की घात माइनस 3 मोल प्रतिशत। प्रतिशत का निशान हटाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, प्रतिशत का मतलब बटा 100। तो 10 की घात माइनस 3 बटा 100 बराबर 10 की घात माइनस 5 मोल हो गए SrCl2। अब SrCl2 की संख्या देखें हम। SrCl2 की संख्या अभी हमने देखा था 1 मोल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो 10 की घात माइनस 5 मोल में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके लिए 10 की घात माइनस 5 मोल को कितने से गुणा कर देंगे हम? 10 की घात माइनस 5 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23। समझ में आ रही बात? 1 मोल का मतलब होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, तो 10 की घात माइनस 5 मोल का मतलब हो गया 6.02 गुणा 10 की घात 23 से इसको गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा? 6.02 गुणा 10 की घात माइनस 5 तो कितना आ जाएगा? 10 की घात 18। क्लियर? 6.02 गुणा 10 की घात 18 किसकी संख्या हो गई? SrCl2 की संख्या। अब एक SrCl2 से कितने Sr+2 आयन प्राप्त होते हैं? SrCl2 का आयन करेंगे अपन तो एक Sr+2 प्लस 2 Cl माइनस। SrCl2 का आयन करें हम तो SrCl2 से Sr+2 प्लस 2 Cl माइनस, यही होगा। तो यानी SrCl2 से कितने Sr+2 आयन प्राप्त हो रहे हैं? एक Sr+2। अर्थात Sr+2 की भी संख्या कितनी हो जाएगी? जितनी SrCl2 की संख्या है। तो Sr+2 की संख्या यही हो जाएगी 6.02 गुणा 10 की घात 18। क्लियर? और हमने पढ़ा है कि Sr+2 जितने Na+ को प्रतिस्थापित करता है उतनी ही रिक्तिकाएं बनती। अब जितने Sr+2 इतने Sr+2 हैं इसके अंदर, तो ये सारे के सारे Na+ को प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात बनने वाली रिक्तिकाओं की संख्या इतनी ही होगी। ये ध्यान रखेंगे। धनायन की जो रिक्तिकाएं बनेगी, Na+ की जो रिक्तिकाएं बनेगी, उनकी संख्या उपस्थित Sr+2 की संख्या के बराबर होगी। अर्थात धनायन की रिक्तिकाएं या रिक्तिका की संख्या बराबर होगी Sr+2 की संख्या के। किसके बराबर होगी? Sr+2 की संख्या। और Sr+2 की संख्या कितनी है? 6.02 गुणा 10 की घात 18। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल क्वेश्चन थे। इसके बाद दूसरे तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ, उनको देखेंगे हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। इसमें विश्लेषण द्वारा NiO का सूत्र Ni 0.98 O 1.00 प्राप्त होगा। तो इसमें Ni+2 और Ni+3 का अंश ज्ञात है। ये सवाल दिया गया है।
देखो ये सवाल कौन से कॉन्सेप्ट पर आधारित है, हम बात करें। जैसे हमने बात की थी कि आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन धनावेश और ऋणावेश का जो मान है, धनावेश और ऋणावेश, वो सदैव बराबर है। अतः यौगिक हमेशा उदासीन ही रहेगा। उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि यौगिक हमेशा उदासीन रहेगा, यानी धनावेश बराबर किसकी होगा, ऋणावेश की। अब यहाँ एनआईओ का सूत्र दे रखा है, एनआई 0.98 ओ 1.00। अब इसमें कितने Na+2 है और कितने Na+3 है उसकी संख्या बतानी है, ठीक है। अब यहां देखो सूत्र में हम मान लेते हैं, माना इस सूत्र के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की संख्या 100 मान, ठीक है। तो नाइट्रोजन की संख्या, एनआई की संख्या कितनी आ जाएगी, निकिल की एनआई की संख्या ये 100 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 98। क्लियर। अब इस एनआई में, निकिल में Na+2 भी है और Na+3 भी है, दोनों है। Na+2 भी है और Na+3, दोनों का कुल टोटल कितना है, 98। अगर Na+2 की संख्या x मान लेते हैं, यदि Na+2 कितना है, x, तो Na+3 कितना हो जाएगा, टोटल 98, Na+2 x, तो 98 - x, ये संख्या आ गई किसकी, Na+3 की संख्या, ठीक। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 100। अब ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है, और कितना होता है ऋणावेश, O पर कितना आवेश होता है, -2, यानी ऑक्सीजन पर ऋणावेश कितना होता है, 2, ठीक है। और Na+2 पे धनावेश कितना है, 2, और Na+3 पर कितना है धनावेश, 3। पता चल रहा है। तो हमें पहले पता लगाएंगे ऑक्सीजन पर ऋणावेश और Na+2 है, Na+3 पर धनावेश। ये हम कह सकते हैं, हमने बताया भी कि धनावेश बराबर किसके होना चाहिए, ऋणावेश के। तो कुल धनावेश यौगिक का बराबर होगा ऋणावेश। क्यों होगा, क्योंकि यौगिक हमेशा कैसा रहेगा, वैद्युत उदासीन। तो कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश के। अब धनावेश किस पर है, Na+2 पर। +2 पर कितना धनावेश है, 2, यानी 2x, क्लियर। +3 किस पर है, Na पर, Na+3 पर 3 आवेश है, 3, और इनकी कुल संख्या कितनी है, 98 - x, क्लियर। और x है कौन, Na+2, और एक Na+2 पर 2 आवेश है, तो 2x, क्लियर। इसी तरह 98 - x किसकी संख्या है, Na+3 की, और एक Na+3 पर कितना आवेश है, +3, तो 3 गुणा Na+3 की संख्या 98 - x, क्लियर। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 100, और ऑक्सीजन पर ऋणावेश कितना होता है, 2। यहां हमें केवल संख्यात्मक मान लिखना है, ऋणावेश का मान कितना है, 2, क्लियर। तो कुल धनावेश बराबर होना चाहिए कुल ऋणावेश, 2x प्लस, इसको गुणा कर देंगे, -3x बराबर 200, क्लियर। 2x - 3x क्या बच जाएगा, x, -x बराबर 200 - 294 बराबर कितना बच गया, -94। -x बराबर -94 मीन्स x बराबर 94, ठीक। x कौन है, Na+2, मतलब Na+2 की संख्या कितनी आ गई, 94।
Na+2 की संख्या कितनी हो गई? 94। तो अंश पता लगाना, Na+2 की संख्या 94 है, तो Na+2 का अंश का मतलब उसकी प्रतिशत मात्रा। Na+3 का भी पता लगा ले, Na+3 की संख्या कितनी हो जाएगी? 98 माइनस x यानी 98 माइनस 94 बराबर कितनी आ गई? 98 माइनस 94 बराबर 4। मतलब अगर ऑक्सीजन 100 है तो Na+2 तो हो गया 94 और Na+3 हो गया 4, टोटल हो गया 98। अब इनका प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? तो Na+2 का अंश 94 बटा 98 गुणा 100, इससे कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी तरह Na+3 का अंश कितना हो जाएगा? 4 बटा 98 गुणा 100। इस तरह हम Na+2 और Na+3 का अंश ज्ञात कर। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें ये पता होना चाहिए कि धनावेश बराबर किसके होना चाहिए? ऋणावेश के होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉपर फलक केंद्रित घन संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। किनारे की लंबाई 3.61 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ठोस का घनत्व ज्ञात कर। और ठोस का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखा है हमने। ठोस का घनत्व D बराबर कितना होता है? Z गुणा N बटा A³ इंटू Na। ठीक है, ये सूत्र पढ़ा था हमने। यहाँ Z का मतलब क्या है? Z का मतलब क्या है? अवयवी कणों की संख्या। N का मतलब क्या है? मोलर द्रव्यमान। A का मतलब क्या है? किनारे की लंबाई। और Na का मतलब क्या है? अवगाद्रो संख्या। तो अब देखो यहाँ पर FCC में क्रिस्टलीकृत होता है। FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? FCC में पढ़ा है आपने अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। FCC में कितनी होती है अवयवी कणों की संख्या? 4। तो कॉपर FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत है, इसका मतलब FCC है, तो कॉपर की कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसका मतलब Z की बराबर Z बराबर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ Z की वैल्यू कितनी होगी? 4। ठीक। M कॉपर के लिए M कितना होता है? 63। कॉपर का मोल द्रव्यमान कितना होता है? 63 ग्राम प्रति मोल। ठीक। एक का मान दे रखा है यहाँ पर। किनारे की लंबाई 3.61 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और Na क्या है? अवगाद्रो संख्या। और अवगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.02 गुणा 10⁻23। क्लियर? अब ये सारे मान इस सूत्र में रख देंगे और D का पता लगा देंगे। तो D बराबर आ जाएगा 4 गुणा 63 बटा 3.61 गुणा 10⁻⁸ का क्यूब गुणा Na 6.02 गुणा 10⁻23। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करके हम इसका आंसर पता लगा लेंगे। ये लगभग आएगा 8.29 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ 5 राशियां हैं। घनत्व, अवयवी कण की संख्या, मोल द्रव्यमान, किनारे की लंबाई और अवगाद्रो संख्या।
अघातक संख्या का मान फिक्स होता है, ठीक है। अब इनमें से कोई 4 मान देगा, 5वां मान पूछा जाएगा, ठीक, क्लियर, समझ में आ गए। तो इस तरह हम ठोस से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं, इस प्रकार के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं आसानी से। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को आगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें।